वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद। Hello everyone, how are you? So here we are once again with the second part of algebraic expression. In the previous part we studied that what are the terms, what are the variables, constant and algebraic expression. So today we'll read further about the algebraic expressions. आज हम मेनली उनके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम आज ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाना सीखेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले स्टार्ट करें एक बार फिर से आपको मैं याद दिला दूं कि वीडियोस को जब भी आप देखें पूरा देखें। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो से रिलेटेड होमवर्क मिलेगा। उस डिस्क्रिप्शन को वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करें, वहां से होमवर्क को निकालें, प्रॉपर घर पर बैठ करके होमवर्क करें, तब जाकर के ये हम लोगों की मेहनत और आपके द्वारा दिया गया समय और पढ़ाई सारा कुछ सफल होगा। तो वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए लोगों के बीच में, अब अपने दोस्तों के बीच में, और पढ़ाई चालू रखिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जैसे ही हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होते हैं। बस थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क ये है कि जैसे नॉर्मल में अभी हम चलिए बात करते हैं केवल एडिशन की। जैसे हम एडिशन की बात करते हैं तो लाइक नॉर्मल में अरिथमेटिक में आपको मिलता है 2 और आपको मिलता है 1 प्लस 1.5, तो आप जोड़ देते हो इसको 3.5 लिख देते हो। अब ध्यान से देखो तो 2 एक कंप्लीट क्वांटिटी है और 1.5 इज अ डेसिमल नंबर, और इवन देन ये जुड़ करके 3.5 हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भले ही ये कंप्लीट क्वांटिटी है और ये 1.5 है, बट ओवरऑल ये दोनों के दोनों नंबर कांस्टेंट है, डेफिनिट है कि 2 होता है और 1.5 ही होता है, और इसी वजह से ये जुड़ गए। चूंकि दोनों कांस्टेंट है इसलिए जुड़ गए। लेकिन जब यही चीज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में देखते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में आपको याद हो, नहीं तो मैं फिर से एक बार बना दूं कि प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये छोटी सी टेबल है, आपको याद रखनी पड़ेगी। ये लाइक टर्म्स की है और ये अनलाइक टर्म की है। तो लाइक टर्म में प्लस माइनस इनटू डिवाइड सब होता है, लेकिन अनलाइक टर्म्स में प्लस और माइनस नहीं होता, इनटू और डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडिशन की। तो एडिशन अगर हमको परफॉर्म करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? लाइक टर्म्स होने चाहिए, तभी हम एडिशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर अनलाइक टर्म्स हैं तो एडिशन का ऑपरेशन, एडिशन का प्रोसेस होगा ही नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 3a प्लस 5a लिखा हुआ है तो ये जुड़ जाएगा। और कैसे जुड़ेगा? जब लाइक टर्म्स हमको मिलते हैं तो एडिशन के मामले में हम क्या करते हैं कि उनके कोफिशिएंट को जोड़ लेते हैं, तो 3 और 5 8a हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे अनलाइक टर्म्स होते, लाइक 3a प्लस 5b होता, या 3a प्लस 3a स्क्वायर होता, या और भी कुछ होता, तो इनको इससे ज्यादा और सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं और अनलाइक टर्म्स में एडिशन की प्रोसेस नहीं होती है। सेम अप्लाई होता है माइनस के भी साथ। एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन में भी यही चीज आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 3a माइनस 5a होता तो यहाँ पे 5 में से 3 गया 2,
5 की संख्या बड़ी है इसलिए साइन माइनस का लग गया, -2a, यानी कि ये प्रोसेस तो हो जाता, इसका सब्ट्रैक्शन हो जाता, लेकिन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो हमें दिया गया है करने को, ये दोनों के दोनों, ये इससे अनलाइक है, ये इससे अनलाइक है, और ये टेबल हमारी बता रही है कि अगर अनलाइक टर्म्स आते हैं तो वहां पे हम प्लस और माइनस की प्रोसेस, प्लस और माइनस का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात आती है एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन की। तो जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन में चाहे लाइक टर्म्स हो या अनलाइक टर्म्स हो, दोनों में ऑपरेशन हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन के समय जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि पावर्स को ऐड किया जाता है, पावर इज एडेड। किसकी पावर? वेरिएबल की, वेरिएबल की पावर को ऐड किया जाता है मल्टीप्लीकेशन के समय, ये बात ध्यान रखने की है। चलिए देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, लिखा हुआ है 3a इंटू 5a। तो जब इसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा तो इसको क्या करेंगे हम कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर लिया, 15 हो गया, और जो पावर इसका वेरिएबल है, अगर सेम वेरिएबल है तो दोनों की पावर हम जोड़ लेंगे। मैं आपको सारे जो है सिचुएशंस के रूप में सारे एग्जांपल हर तरह के दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे a था, यहाँ पे a था, ये सेम वेरिएबल है तो इसकी दोनों की पावर जुड़ जाएगी। यहाँ एक पावर है, यहाँ एक पावर है, यहाँ 2 हो जाएगी। अगर होता 3a इंटू 3a स्क्वायर होता तब भी यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है ना, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो 3 3 9, a टू द पावर 3 हो जाता। और अगर 3a इंटू 3b होता तो क्या हो जाता? 3 3 9 हो जाता, और a वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है, लेकिन दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, तो इनको जस्ट हम a इंटू b लिख देते, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। अगर एक और हो जाता 3a इंटू b इंटू 5a स्क्वायर b, तब ये कैसे होता? तब भी वही बात है कि कांस्टेंट वाले पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 15, और यहां से a वाले का मल्टीप्लाई a में होगा, यानी a की पावर यहाँ पे 1 है, a की पावर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ओवरऑल a की पावर 3 हो जाएगी, और b की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ b की पावर 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं वेरिएबल्स का। अब आते हैं हम डिवीजन पे। डिवीजन में क्या ध्यान रखने वाली बात होती है? जैसे मल्टीप्लीकेशन पे वेरिएबल की पावर को जोड़ करके लिख देते हैं, in the case of division we always subtract the power of variables। जो हमारी न्यूमरेटर की पावर होती है उससे डिनोमिनेटर की पावर को हम घटा देते हैं। देखिए कैसे करना है। लाइक लिखा हुआ है 24x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 6x टू द पावर 3। अब अगर ये करना है हमें तो इसका आंसर कितना आएगा? तो सेम यहाँ भी है कि इस कांस्टेंट वाले पार्ट को तो आप वैसे ही डिवाइड करोगे जैसे ट्रेडिशनली आप हमेशा से करते रहे हो। 6 का डिवाइड 24 में करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 6 4 25। अब x टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 3 है, तो इसको एक्चुअली करना क्या है कि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो x न्यूमरेटर की पावर 5 है और x में नीचे न्यूमरेटर की पावर 3 है, तो यहां से ओवरऑल कितना आया? 2 आया। तो यहां पे हम लिखेंगे x टू द पावर 2। इस तरह से होगा। अभी अगर वेरिएबल बदल जाए तो क्या होगा?
अभी एक और एग्जांपल देखिए, अगर लिखा हो 24a² b/4ab², ऐसे लिखा हो तब क्या होगा? तो वेरिएबल वाला कांस्टेंट वाला पार्ट वैसे ही करेंगे, 4 6 24, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब पावर घटानी है तो सेम वेरिएबल से सेम वेरिएबल की पावर घटेगी, ये ध्यान दीजिएगा। यानी कि यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ a की पावर 1 बचेगी, 2 में से 1 कम हो जाएगा। अब यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 2 है, तो ये नहीं करना है कि 2 - 1 कर देना है, जी नहीं। जो न्यूमरेटर की पावर है पहले वो लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, जो फिर डिनोमिनेटर में जो पावर है वो लिखेंगे। तो यहां से कितना आएगा? -1। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6ab की पावर -1, ऐसे चलेगा। और अगर दोनों के, अगर एक और केस है कि अगर वेरिएबल ही अलग अलग हो तब कैसे करेंगे? लाइक लिखा हुआ है 20b²/4a², तब क्या करेंगे? ये कैसे होगा? तो कांस्टेंट वाली वैल्यू तो आपको आ जाएगी 4 5 25, और ये इतना ही रहेगा। अब इसको इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत है कि अगर आपको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से हटा के लिखना है तो 5 हो गया, यहां से इसकी वैल्यू 5 आ गई, b² तो था ही था। अगर a² को आप नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लिखना चाहते हो, ऊपर ले जाना चाहते हो, तो a⁻² हो जाएगा। क्योंकि जब यहां से कोई पावर ऊपर जाती है या यहां से कोई चीज नीचे जाती है तो उसके जो मौजूदा साइन होता है उससे अपोजिट साइन हो जाता है। जैसे यहाँ पे a⁻+2 था, तो जब ये ऊपर आया तो -2 हो गया। अगर ये -2 यहाँ पे होता तो जब ऊपर जाता तो +2 हो जाता। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर जो भी पावर के एग्जिस्टिंग साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो गया। अब आते हैं हम अलजेब्रिक इक्वेशन पे। अभी तक मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहा था, अभी मैं आपसे बोल रहा हूं अलजेब्रिक इक्वेशन। तो मेनली यहां पे 2 टर्म हो गए, एक है एक्सप्रेशन और एक है इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में सबसे पहले जान लीजिए कि फर्क क्या है। एक एक्सप्रेशन क्या होता है और एक इक्वेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन तब है, लाइक लिखा हुआ है 3x+5, ये लिखा हुआ है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और जब इसी में आ जाए कि 14, 3x+5 = 14, ये आ जाए तो ये एक इक्वेशन कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक इक्वेशन होगा उस पे 2 साइड होंगी। क्या होंगी? 2 साइड होंगी, यानी कि इक्वल का साइन लगा होगा। इक्वल के साइन में एक तरफ एक साइड हो गई और एक तरफ दूसरी साइड हो गई। 2 साइड होनी जरूरी है और इक्वल का साइन होगा। एक वेरिएबल होगा, कम से कम एक वेरिएबल होगा, अधिक से अधिक 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक वेरिएबल होगा। और उसी वेरिएबल की, अगर एक वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की, अगर 2 है तो 2 की, 3 वेरिएबल है तो 3 की, उनकी वैल्यूज आपको निकालनी होती हैं। और उसी को कहते हैं कि इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। लाइक अगर कहा जाए सॉल्व दिस 3x+5 = 14 मीन्स हमें इसमें जो वेरिएबल दिया गया है x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अब हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। जब भी हम
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी यही वाला लेते हैं, 3x + 5 = 14। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो आप इस तरह से देखिए कि जब भी कभी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले आप उसमें देखिए कि ये इक्वेशन बना किन किन चीजों से। इस पूरे इक्वेशन में पुरानी चीजें थोड़ा सा याद करिए, पिछले वीडियो वाली, कि एक इक्वेशन है और मैं आपसे पूछूं 3x + 5 = 14, दिस इज अ इक्वेशन, और इस इक्वेशन में कितने टर्म हैं? तो देर आर 3 टर्म्स, 1, 2 and 3, 3 टर्म है। तो अब इस 3 टर्म में आप पहले कैटेगराइजेशन कर लीजिए कि कौन सा टर्म किस कैटेगरी का है। लाइक ये वाला टर्म वेरिएबल का है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ये बात मैंने उस दिन बताई थी कि वेरिएबल कैसे हो गया ये, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल लगा है इसलिए ये पूरा टर्म वेरिएबल कहलाएगा। ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। अब सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि हमें इस इक्वेशन को एक एक स्टेप करके, धीरे धीरे करके हमें V और C की कंडीशन में लाना है। इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। V और C की कंडीशन में ले आना है। एक बारी में नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे करके होगा। इस तरीके की कंडीशन में ले आना है, और जब हम इस तरह की कंडीशन में ले आएंगे तो इक्वेशन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए करते हैं, इसको देखते हैं कैसे। इसके रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है? हमें V और C की कंडीशन में लाना है। तो ये V तो इधर है ही, तो हमें इधर कुछ नहीं करना, और ये C भी उस तरफ होना चाहिए था, ये ऑलरेडी उस तरफ है, तो ये जाना चाहिए इस तरफ। हमारे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो हमारा है ये गलत साइड में लिखा हुआ है, हमें इसे उधर भेजना होगा। तो इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, इन्हें बोलते हैं पक्षांतर। तो जब कोई पद इस तरफ से, जब कोई टर्म इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ आता है, तो जो उसका एग्जिस्टिंग साइन होता है, जो उसका मौजूदा चिन्ह होता है, वो उधर जाते समय या उधर से इधर आते समय बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे 3x, अब सीधे इक्वल लिख देंगे क्योंकि 5 तो हमें उधर लिखना है, लेकिन इक्वल के बाद हम तुरंत 5 नहीं लिखेंगे। इक्वल के बाद जो उधर पहले से लिखा है उसे लिखेंगे 14, और ये +5 यहाँ था तो यहाँ -5 लिखेंगे। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3x = कितना हो गया? 9। अब देखिए जरा, ये V हो गया और ये C हो गया। V और C वाली कंडीशन हमारी आ गई, और ये देखिए ये इकट्ठे नहीं हुआ, 1 और 2 दूसरे स्टेप में हुआ जाकर के। मैंने कहा था कि इकट्ठे नहीं होगा, कई स्टेप में होगा, ये दूसरे स्टेप में हुआ। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए? आपको वैल्यू चाहिए x की, और यहाँ वैल्यू किसकी आ गई है? 3x = 9। मतलब जो वैल्यू आपको चाहिए तो उससे 3 गुना ये ज्यादा वैल्यू है। तो आपको क्या करना है कि आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे ज्यादा क्या है? 3। तो आप 3 को उधर भेज दीजिए। तो जब आप 3 को उधर भेजेंगे तो 3x के साथ कैसे लगा हुआ है? 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में लगा है। तो आप एक टेबल में यहाँ देख लीजिए, जब कोई चीज प्लस में होती है उधर जाती है तो माइनस में हो जाती है, जब माइनस में होती है उधर जाती है तो प्लस में हो जाती है, या जब माइनस वाली इधर आती है तो प्लस हो जाती है, प्लस वाली इधर आती है तो माइनस हो जाती है, और जब कोई चीज इनटू में होती है उधर जाती है तो डिवाइड में हो जाती है, या जब कोई चीज डिवाइड में होती है इधर आती है तो इनटू में हो जाती है। ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का रूल है। तो जब ये चीज 3 है, हमें 3 यहाँ चाहिए नहीं, इधर भेजना है, तो हम इसको जब उधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। तो x = 9/3 हो जाएगा, और 3 3 = 9, यानी x = 3 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसे कैसे करना है? सेम है। आप देखिए यहाँ पे ये V है, यहाँ C है, यहाँ C है, तो इसे उधर भेजना होगा। तो 5x = 13, और 7 उधर जाएगा तो +7, 5x = 20। अब ये 5x 5 ज्यादा है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x = 20, और ये 5 नीचे आ जाएगा अपॉन 5।
5 4 जा 20, x इज इक्वल टू 4। इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हुआ। रूल्स कहीं भी चेंज नहीं होते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स दैट ऑल द रूल्स आर ऑलवेज यूनिवर्सल। आपने जो छोटी क्लास में पढ़ा है वो हमेशा चलेगा, और बस आपको चीजों का प्रोसेस याद रखना है, कब कैसे क्या करना है। अदरवाइज इसीलिए मैथ इजी भी है और इसीलिए मैथ टफ भी है। लाइक अगर आ जाए आपके सामने 7x -5, चलिए पहले थोड़ा सा छोटा करते हैं। 7x अपान 5 प्लस 2x अपान 10 इज इक्वल टू 15। ऐसा अगर इक्वेशन आ जाए तब कैसे करेंगे? बहुत इजी है। आपको इसको भी न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर लिख लेना है, और इसके बाद आपको करना क्या है कि आप इस तरफ का पहले अलग इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए और फिर बाद में सॉल्व करिएगा, तो आपको इजी पड़ेगा। कैसे? इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। यहां से किया आपने 5 2 10, आपको कितना मिला? 2। तो 2 का मल्टीप्लाई उधर होगा, तो 7x इंटू 2 प्लस 10 से किया तो 2x इंटू 1 इज इक्वल टू 15/1 लिखा रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए तो 14x प्लस 2x अपॉन 10 इज इक्वल टू 15/1। अब यहां से कितना हो गया? 16x अपॉन 10 इज इक्वल टू 15/1। जब एक एक टर्म बचे, इधर भी एक टर्म बचा, इधर भी एक टर्म बचा, तब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। याद रखिए, जब एक एक टर्म बचे, दो दो पे नहीं। इधर भी देखिए ये सिंगल टर्म बचा हुआ है, इधर भी सिंगल टर्म है, आप उठा के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, और बीच में इक्वल का साइन लग जाएगा। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, कैसे करना है। इसका इससे होगा तो 16x आ जाएगा, इक्वल लग गया, और इसका इससे होगा तो 150 हो जाएगा, 150। अब देखिए ये वो पुरानी वाली कंडीशन आ गई ना, 16x इज इक्वल टू 150। अब वही करना है आपको कि x इज इक्वल टू 150/16। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से काट लीजिए, 2 8 जा 16 एंड 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। So this is x is equal to 75/8। और अगर आप डेसिमल में निकालना चाहें तो डेसिमल में निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये सॉल्व होता है। अगर एक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाए, ये मैं इसलिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूं क्योंकि इसी तरह के आपको अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको होमवर्क मिलेगा। तो इस तरह के मैं क्वेश्चंस देने वाला हूं। इससे थोड़ा सा, जो अभी मैंने किया एक इक्वेशन सॉल्व किया, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है 7x - 1/5 प्लस 2x - 5/10 इज इक्वल टू 1/5। अब अगर ऐसा इक्वेशन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी वही करना है। इसको पहले सॉल्व कर लो, ये इधर, और अगर इधर भी होता, और अगर इधर भी कई टर्म होते, इधर मैं जानबूझ के सिंगल टर्म दे रहा हूं, अगर इधर भी ले लीजिए, आप इधर भी ले लीजिए, x/5 प्लस 2/10। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर का एलसीएम लिया 10 हुआ, 5 2 जा 10, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 7 जा 14x - 2 प्लस 10 हुआ तो 2x - 5 इज इक्वल टू 10। यहां भी आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, 5 2 जो, और इधर जाएगा 2। अब देखिए ये कितना हुआ, 14x और 2x 16x, और -2 -5 जुड़ जाएगा, -7/10 इज इक्वल टू 2x + 2/10।
आप चाहें तो देख लें कि 10 से 10 सामने सामने कट जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप वही पुराना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाइए, तो क्या हो जाएगा 160x माइनस 70 इज इक्वल टू 20x प्लस 20। अब पुराना वाला आपको इक्वेशन मिला। अब जरा इसमें फिर से देखिए कि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये इधर आएगा वो उधर जाएगा। कर लीजिए 160x और ये इधर आएगा तो इसको पहले लिखना है, यहाँ प्लस में है माइनस 20x हो गया इज इक्वल टू 20 यहाँ पहले से लिखा है, और ये 70 उधर जाएगा तो प्लस में 70 हो गया। ये हो गया 160 में से 20 गया तो 140x इज इक्वल टू 90, और x इज इक्वल टू कितना हो गया 90 अपॉन 140, या x इज इक्वल टू हो गया 9 अपॉन 40। ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, अभी आपने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा। अब हम आपको सिखाएंगे कि इक्वेशन बनाते कैसे हैं, वर्बल से एक्सप्रेशन। सामने ये इक्वेशन है, इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं, फिर देखते हैं ये बनाया कैसे गया है। 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू हमारा यहाँ से आया है 4। अब इसको देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो अब इसके लिए एक सिचुएशन मैं आपको देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा है कि एक लड़का है और इसको ये नहीं बताया गया कि इसकी उम्र कितनी है, ये बताया गया कि जितनी इसकी उम्र है, इसकी उम्र में लिखा गया इफ वी एड 3 to the 3 times of Raj age, we get 15। अब जरा देखिए, लिखा हुआ है ये राज है, इसका नाम राज है, इसका ये नहीं बताया गया है कि इसकी एज कितनी है, लेकिन इसको बताने के लिए एक ये आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है। सेंटेंस में कह रहा है कि यदि हम इसकी उम्र के 3 गुने में, इसकी उम्र के 3 गुने में 3 जोड़ दें, इफ वी एड 3 to the 3 times of राज एज, तो हमें 15 मिलता है। तो अब जरा देखिए, अब अगर हम ये मान के चलें कि हमने मान लिया कि इसकी एज कितनी है, x ईयर है, तो इसी में कह रहा है कि 3 इसकी उम्र के 3 टाइम्स में, 3 गुने में, तो इसकी उम्र x थी, इसका उम्र का 3 गुना हो गया 3x, और कह रहा है कि इसकी उम्र के 3 गुने में 3 जोड़ना है, तो 3x में हमने 3 जोड़ दिया, तो कह रहा है तो हमें क्या मिलता है 15 मिलता है, तो यानी बराबर 15 होता है। अब जरा देखिए, मिलाइए, आपका यही इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया। तो इक्वेशन इस तरह से बनते हैं, जो भी लिखा हुआ है उसको समझ के आपको, ये वर्बल रूप में लिखा हुआ है, आपको इसको नोटेशन रूप में, एक्सप्रेशन के रूप में, इक्वेशन के रूप में लिखना है, ताकि आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो अब का जो टास्क होगा आगे का आपका, मैं आपको ये वर्बल बोलूंगा और आपको कन्वर्ट करके इस तरह से लिखना है, और एक बार जब आप इससे वर्बल से इक्वेशन कन्वर्ट करके लिख लेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो चलिए फिर से एक करते हैं। अब जरा देखिए, आई होप कि ये बहुत इजीली आप बना सकते हैं। लिखा हुआ है कि यदि हम राज की उम्र के 5 गुने से 3 घटा दें तो हमें 27 मिलता है। If we subtract 3 from the 5 times of Raj age, we get 27. What is the Ram's age? Form the sentence, form the equation, please. Nahin? Okay, let's try. This will
सबसे पहले हमें राज की एज माननी होगी। हमने मान लिया कि राज की एज इस समय x ईयर है। उसने कहा कि हमें 3 सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन राज की एज से नहीं, राज की एज के 5 टाइम्स से। तो राज की एज का 5 टाइम हुआ 5x, और उसमें से हमने -3 सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो कह रहा है कि हमें मिलता है 27, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी उसने दे रखी है, 27, यानी ये इसके बराबर होगा, 27 होगा। तो अब यहाँ से आप, ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब यहाँ से आप इजीली आराम से इसको निकाल सकते हैं कि 5x इज इक्वल टू 27 प्लस 3, तो 5x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 6। इस तरीके से नेक्स्ट पे है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको आंसर पहले लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ जल्दी से आ जाए। इसमें कंपैरिजन का है और इसके हमें इक्वेशन फॉर्म करने हैं। कैसे लिखा हुआ है, देखिए, राज की एज है 8 इयर्स और रोशनी की एज है 12 इयर्स। ये पहले से मैंने आपको बता दिया। अब इक्वेशन बनाना है इसका, तो इसका इक्वेशन कई तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे आप यहां से इन दोनों को देख करके क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि राज रोशनी से 4 साल छोटा है। एक तो ये बोल सकते हैं 4 साल, 4 ईयर लिख लीजिए आप, 4 इयर्स यंगर है। एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि राज की एज का 2 गुना रोशनी राज की एज की 2 गुने से 4 साल छोटी है। देखिए, दूसरी कंडीशन होगी रोशनी राज की एज के 2 गुने से, यानी 2 गुना 16, तो रोशनी राज की एज के 2 गुने से 4 साल छोटी है, क्योंकि छोटी है। तो ये दोनों कंडीशन आप रख दीजिए तो बन सकता है, क्योंकि जब 2 जगह का कंपैरिजन होगा तो एक कंडीशन में बात नहीं बनेगी, तो आपको 2 कंडीशन देनी पड़ेगी। या तो आप ये लिख दीजिए कि उन दोनों की उम्र का योग 20 है, या आप ये लिख दीजिए कि उन दोनों के उम्र का डिफरेंस 4 है, जो कि आप बता रहे हैं कि 4 ईयर यंगर है, ये भी लिख सकते हैं। और साथ में उनके दोनों का फिर से एक रिलेशन लिख दीजिए। तो कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे कि रोशनी इज 4 ईयर younger than the twice of Raj's age if the difference between their age is 4. फाइंड देयर एज। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब यहां से आप देख सकते हो कि ये कैसे सामने रख करके हमने इक्वेशन बनाई है। अब इसका फिर से अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करें तो बना सकते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे यहीं पे दिखा देते हैं आपको। अब जब ये इक्वेशन आएगी और यहां से ये वर्बल दिया हुआ है और इससे इक्वेशन आपको बनानी है, तो पहले आप इसको उठाइए। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 4, तो आप ले लीजिए, आपने मान लिया कि एक राज की एज मान लिया आपने R है, तो जब राज की एज R होगी तो रोशनी की एज कितनी हो जाएगी, R+4 हो जाएगी, क्योंकि तभी तो दोनों का डिफरेंस 4 आएगा। ये रोशनी की एज हो गई, ये राज की एज हो गई। अब उसने कहा कि रोशनी इज 4 ईयर यंगर देन द ट्वाइस ऑफ राज एज। राज की एज का ट्वाइस करिए 2R, और रोशनी की एज आपने मान रखी है R+4। अब यहाँ पे लिख रहा है कि रोशनी इज 4 ईयर यंगर देन द ट्वाइस ऑफ राज एज। राज के एज के दुगने से रोशनी 4 साल छोटी है।
यानी कि अगर इसको बराबर करना है तो इसमें आपको 4 और ऐड करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे 4 फिर से और ऐड कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। तो ये टोटल यहाँ से r इधर आ गया तो 2r माइनस r इज इक्वल टू 8 हो गया। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 आ गया। यानी राज की एज कितनी हो गई? 8 हो गई और रोशनी की एज कितनी हो गई? 12 हो गई। देखिए वही पुरानी चीजें निकल आई। इस तरीके से होता है। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा करके ऐसे ही इक्वेशंस, ऐसे ही वर्बल जो है सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। जितना भी आपने इस वीडियो में पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको सारे होमवर्क मिल जाएंगे। डू गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू द लिंक्स। जो वेबसाइट हम लोगों ने बनाई है lalsinghschool.jimdofree.com पे, वहां पे जाकर के क्लास वाइज होमवर्क का भी आपको दिया गया है। वहां से जाकर के आप लोग होमवर्क भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टे एट होम एंड स्टे फिट। सो फॉर टुडे वी आर जस्ट वाइंडिंग अप। थैंक यू।